पार्ट 1B, लेक्चर 1 का पार्ट बी है बेसिकली। सो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, जस्ट पीछे हमने क्या देखा था। हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑफ एलिमेंट्स का, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। इतने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली एक्टिव पैसिव में देखें तो एक्टिव पैसिव, एक्टिव आपके इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स, एंड पैसिव आपके आर एल सी, जो कि अपने आप में भी दो तरीके से हो सकते हैं, लीनियर रजिस्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। इंडिपेंडेंट सोर्स आपके कौन कौन से हो गए, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। या आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज और करंट, एंड प्रैक्टिकल भी वोल्टेज एंड करंट। ये आपका VCVS, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, चार तरीके के इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। अब देखते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। व्हेन द एलिमेंट इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली, कोई भी एलिमेंट जब केपेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंटली। व्हेन द एलिमेंट इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि केपेबल है तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट ही हो जाएगा, अभी नीचे भी देखेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए, अप्रॉक्स इन्फिनाइट टाइम, मतलब हमेशा के लिए या बहुत बड़े टाइम के लिए वो एनर्जी को डिलीवर कर सकता है। और इफ द एलिमेंट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्पलीफिकेशन, और उसके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी अगर होती है एलिमेंट के अंदर, तो हम उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए। ट्रांजिस्टर एंड ओपेम ये आपके डिपेंडेंट सोर्स हैं बट हैं एक्टिव एलिमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये हैं डिपेंडेंट सोर्स बट हैं एक्टिव एलिमेंट। अब देखते हैं पैसिव एलिमेंट। व्हेन द एलिमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ, ठीक है, नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड आपका पैसिव एलिमेंट। एग्जाम्पल है रजिस्टर एंड बल्ब। बल्ब ग्लो करेगा जब उसमें एनर्जी आप डिलीवर उसको करोगे, मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सो वो पैसिव एलिमेंट है। ऐसे आपका ट्रांसफॉर्मर V1 I1 इक्वल टू V2 I2 ट्रांसफॉर्मर की बेसिक इक्वेशन होती है कि वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट इनिशियल साइड एंड फाइनल साइड ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे कोई भी इंटरनल एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी इंटरनल एम्पलीफिकेशन नहीं है। जो इधर है प्रोडक्ट V और I का, अगर V बढ़ाएंगे आप, V2 को बढ़ाओगे तो I2 को आपको घटाना पड़ेगा, ये वो अपने आप घटेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कैपेसिटर का, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैपेसिटर का। कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर कैन डिलीवर ओनली बट डिलीवर एनर्जी बट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम ओनली, एक शॉर्ट टाइम के लिए ही डिलीवर कर सकता है। मान लो आपने किसी आपने कैपेसिटर लगा दिया और बीच में रजिस्टर भी लगा दिया, तो आपका इससे ही कैपेसिटर चार्ज तो हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने स्विच भी लगाया था एक, पहले आपने चार्ज किया लाइक दिस, ये रजिस्टर है, ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटर है। पहले आपने स्विच को बंद रखा तो आपका इससे कोई मतलब नहीं था, आपका ये चार्ज हो गया टोटली, आपका C चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, इसमें चार्ज आ गया। उसके बाद आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो फिर ये इसको सप्लाई करेगा, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं करेगा। वोल्टेज कर सकता है हमेशा के लिए या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये डिफरेंस होता है। इसीलिए कैपेसिटर हमारा एक पैसिव एलिमेंट है, नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर लॉन्ग टाइम होना चाहिए। और यहाँ पे व्हेन द एलिमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली, और इफ द एलिमेंट इज केपेबल ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंटली बट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, तो हमारा वो पैसिव एलिमेंट होगा। और रजिस्टर के पास ना ही इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आपका ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, ये आपका क्या होता है, डीसी के लिए यूज होता है। ये सिंबल डीसी के लिए यूज होता है। आपका ये सिंबल बोथ फॉर एसी एंड डीसी, अब डिपेंड करता है अगर उसके संग टी आपने सप्लाई किया है, आई ऑफ टी है, वी ऑफ टी, तो आपका एसी के लिए है, और अगर नहीं है और कैपिटल है, दिस इज स्मॉल बी, तो आपका
ये सब स्मॉल है, स्मॉल आई है, तो आपका एसी के लिए। और बेसिकली ये जो ये होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, ये भी आपका एसी के लिए यूज होता है सिंबल। ओके, और आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस आपका जीरो होता है। और इसका ग्राफ अगर देखेंगे वी और आई का, तो वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा। ये वोल्टेज की लाइन है, ये एक कांस्टेंट लाइन है, वोल्टेज की लाइन एक कांस्टेंट लाइन है। और ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? सो दिस इज नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर है मतलब ये डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज जो होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों नहीं करते? सिंस वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन लीनियर। जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ये वी एंड आई, दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये नॉन लीनियर है। तो छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आए। उसके बाद V, अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आपका VS है, I है, सो ये DC का सिंबल है, एंड दिस इज फॉर AC, दिस इज फॉर AC। ये आपका एक लोड हमने सप्लाई किया है, लोड लगा हुआ है ZS AC के अंदर। सो वी एस इजकल टू वी प्लस आई आर एस। जो आपका वी एस होगा, ये अगर इसमें आप KVL लगाएंगे तो वी एस इजकल टू वी प्लस आई इंटू आर एस। और V, जो ये V आपको जो फाइंड करना है, V इज वी एस माइनस आई आर एस। और इसका ग्राफ जो प्रैक्टिकल का होता है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, वो टाइम के संग डीके होता है, ठीक है। वोल्टेज कम होता है, ऐसे आता है इस रेजिस्टेंस की वजह से। सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर, तो ये भी होता नॉन लीनियर ही है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड वोल्टेज V। जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पर आपको एनर्जी डिलीवर करता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑन करंट डिलीवर्ड बाई द सोर्स, जो कि करंट पे इंडिपेंडेंट होता है। करंट से उसका मतलब नहीं है कि कितनी करंट डिलीवर कर रहा है सोर्स, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द करंट डिलीवर बाय सोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो, ये हम देख ही चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस RS जो होता है वो जीरो होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड वोल्टेज V। ये भी सेम चीज है, एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे ही एनर्जी को डिलीवर करता है, विच डिपेंड्स ऑन करंट डिलीवर बाय द सोर्स। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, it is independent and it depends। ये करंट पे डिपेंड करता है और ये नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आइडियल एंड वोल्टेज के बीच में एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन भी है। अब कुछ केसेस ले लेते हैं। अगर आपके दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं ऐसे, तो आप उसको कंबाइन करके एक लिख सकते हैं, और पोलरिटी आप जैसे इसके ऊपर प्लस है इसकी, तो ऐसी पोलरिटी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके दो सोर्सेज है V1 V2 और पोलरिटी नीचे वाले की अलग है, लाइक दिस माइनस, सो आपके दो केसेस बनेंगे। आपके दो केसेस बनेंगे, वो क्या बनेंगे? अगर आपका V1 बड़ा है, मतलब आपकी पॉजिटिव पोलरिटी बड़ी है, तो आपका ऐसी ही पोलरिटी आप बनाओगे V1 माइनस V2। अगर आपका V2 बड़ा है और आपकी नेगेटिव पोलरिटी बड़ी है, इसका मीन्स मतलब ये बड़ा है, तो आप फिर पोलरिटी भी ऐसे ही बनाओगे, माइनस ऊपर प्लस माइनस, और V2 से V1 को घटा दोगे। तो बेसिक सिंपल दो केसेस जो हर जगह वैलिड है। अब ये दो तीन केसेस और हैं, अगर आपके दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, V1 इजकल टू V2 और पोलरिटी बना के। अगर आपका एक रेजिस्टेंस है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, कैन बी नेग्लेक्टेड। आप ओनली वोल्टेज सोर्स बनाओ। अगर आपका करंट सोर्स है, सो उसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और आप सिर्फ वोल्टेज सोर्स बनाओ। बट वो वैलिड ओनली टू फाइंड रेस्पॉन्स ऑफ द लोड। ये सिर्फ लोड के रेस्पॉन्स को निकालने के लिए वैलिड है ये कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। ये चीज है, फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर। हम देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बचा है। हाँ, यहाँ आ जाते हैं। हमको क्या करना है? फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर। ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें हमको ये करंट निकालनी है। ये करंट हमको गिवन है, ये करंट हमको
निकालनी है। ओके, ऑप्शन समथिंग कुछ भी ऑप्शन दे दिए गए, उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब जो पैरेलल वोल्टेज हैं, केवीएल क्या कहता है कि ये इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू केवीएल वोल्टेज अक्रॉस ऑल पैरेलल ब्रांचेस शुड बी इक्वल एंड ऑल्सो पोलरिटी शुड बी आइडेंटिकल। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था इस पॉइंट में, ये वाला पॉइंट, ये दोनों हैं और अगर वो आइडेंटिकल है और इक्वल है तो आप इनको एक को नेग्लेक्ट करके और दोनों को एक ही जैसी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है नहीं 10 वोल्ट और 20 वोल्ट एक जैसे नहीं है, तो ये पहली बात तो ये केवीएल को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि दिस फिगर डोंट सेटिस्फाई केवीएल। अगर आप ऐसा भी कर देते, आप पोलरिटी चेंज कर देते, अगर वैल्यू सेम कर देते, लाइक यहाँ पे वैल्यू तो सेम है बट पोलरिटी चेंज है, दिस ऑल्सो डोंट सेटिस्फाई केवीएल। तो ये दोनों, ये मेन केस आपको याद रखने हैं कि अगर पैरेलल में है तो सब कुछ सही होना चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अब ये है, ये बोथ आइडेंटिकल है, 10 वोल्ट सोर्स एंड 10 वोल्ट सोर्स। ओके, सो अब आप कर सकते हैं, आप एक को नेग्लेक्ट कर दो, आप सिर्फ इतना फिगर बना दो इक्विवेलेंट फिगर, आप यहाँ से आई आपकी 5 एम्पियर निकल सकती है। अब क्या करते हैं कि इसी में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल सबको पता है, सुपरपोजिशन, आप एक को नेग्लेक्ट करोगे मतलब उसको शॉर्ट सर्किट करोगे, अगर वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट अनदर सोर्स, और एक बार में केवल एक सोर्स को कंसिडर करना है। आप अगर इस सोर्स को कंसिडर कर रहे हो, इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हो, तो करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से ट्रेवल करेगी, करंट आपकी यहां से जाएगी ऐसे, आपकी वो किसमें, रजिस्टर वाले पाथ में जाएगी नहीं। तो आपका मान लो कि ये करंट को आपने आई डैश ले लिया, आई डैश आपकी जीरो हो गई। ओके, अब आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो अब आपकी करंट फिर ऐसे जाएगी, आपकी इसमें नहीं जाएगी। इसको मान लो आपने आई डबल डैश ले लिया, आई डबल डैश भी आपका जीरो है, तो टोटल करंट आपकी जीरो हो गई। और यहाँ पे केवीएल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यूज अलग हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 0 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे केवीएल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब आप ये बताओ कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ चीज़ें, ये जस्ट नोट्स से हम रिवीजन कर रहे हैं, फुल वीडियो नहीं है, फुल वीडियो प्ले इंजीनियरिंग चैनल पे है, आएंगे अगर अभी नहीं है तो, और डिफरेंट चीज़ों के हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ जस्ट फॉर रिवीजन, जो लोग पढ़ चुके हैं या जिनको थोड़ा सा आइडिया लेना है या जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए ठीक है, आप नोट से रिवीजन। सो फॉर द प्रीवियस नेटवर्क सुपरपोजिशन थ्योरम कांट बी अप्लाइड, सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंस केस 1 एंड केस 2 नॉट सेटिस्फाइंग केवीएल। जो केस 1 केस 2 है, ये केस 1 एंड केस 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहे केवीएल को। सो हमारा I इजकल टू 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। हम सिंपल उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2। हमारा 20 वोल्ट का हमको एक सोर्स दिया है। ओके, 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दिया है, आपके पास ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है एंड RL1 5 ओम लोड रेजिस्टेंस और RL2 5 ओम, दो आपको ये सीरीज में दिए हैं। अगर आप देखो तो ये जो है दिस इज इसके संग पैरेलल है, मैं अगर मार्क कर दूं ऐसे, ये 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 दोनों ब्लू और ये पिंक सर्किल जो भी फिगर है पैरेलल है, मतलब ये 2 ओम का रजिस्टर इन 5-5 ओम की सीरीज के संग 10 ओम के संग पैरेलल में है। सो ये 20 वोल्ट है, आपको पता है कि 20 वोल्ट पैरेलली सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट, एंड इनके अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस यहाँ प्लस, ध्यान से देखना यहाँ माइनस, ये 20 वोल्ट है। सो 20 वोल्ट है और दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो 10 वोल्ट डिवाइड हो गया, तो 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ एंड 20 वोल्ट यहाँ 20 वोल्ट है, 2 ओम का ये 2 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, तो 10 एम्पेयर आपकी करंट हो गई, एंड 10 एम्पेयर यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सॉरी, और टोटल करंट आप निकाल लो, तो 2 एम्पेयर करंट यहाँ पे होगी। टोटल करंट कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है, 5 5 10 ओम, 10 और ये 2 ओम, तो 10 और 2 को आप पैरेलल में कर लो, कितना हुआ
5/3 आपका ओम रेजिस्टेंस है, 20 आपका वोल्ट है। सो 20 डिवाइडेड बाई 5/3, आपका क्या होता है V/R। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 और बाई 3 ऊपर, तो 12 एम्पेयर आपकी टोटल करंट होगी जो कि यहाँ से निकलेगी IS। ये जो IS आपने ऐसे सॉल्व कर ली टोटल करंट, अगर 10 यहाँ जा रही है तो यहाँ पे 2 जाएगी, तो टोटली सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप पावर निकालो इस टोटल की, यहाँ की आपने पावर निकाली। सो पावर 20 इंटू जितनी भी करंट है 12, तो 240 वॉट्स पावर आई आपकी। ओके, तो ये तो बेसिक मेथड से आपने सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा है, रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगा है। वी शुड प्रीवियसली वी स्टडी प्रीवियसली रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। हमने ये पीछे पढ़ाई कि रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वही काम करेंगे, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। सो अब हमारा फिगर इतना बचा। अब इस करंट को हम IS डैश ले लेंगे, इस करंट को हम IS डैश ले लेंगे। ये जो करंट है हमारी IS डैश ले लिया हमने। अब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट इधर, 10 वोल्ट इधर, और टोटल रेजिस्टेंस आपका 10 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, तो IS डैश जो आपको होगी आपकी 20/10। ओके, 20 वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, तो 2 एम्पेयर आई। ऐसी आप पावर को निकालोगे तो 20 इंटू 2 40 वॉट्स, जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब आप ये बताओ कि कौन सा मेथड सही, कौन सा मेथड गलत। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो हमने जो चीज़ करी, हमने जो रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, वो चीज़ गलत थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। रेजिस्टेंस कैन ओनली बी नेग्लेक्टेड टू फाइंड रिस्पॉन्स इन द लोड। जो आपका लोड है, मतलब ये जो रेजिस्टेंसेस थे, इसमें जो भी है वोल्टेज करंट निकालने के लिए, तब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपने यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया, फिर भी यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहा, 10 वोल्ट ही रहा, और करंट 2 एम्पेयर रही, जो कि प्रीवियस केस में भी इतना ही था। बट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड व्हेन कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू सोर्स। सोर्स से रिलेटेड अगर आप सोर्स करंट निकाल रहे हैं और सोर्स पावर निकाल रहे हैं, ये दो चीजें, सोर्स करंट और सोर्स पावर, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो कांट बी नेग्लेक्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि अगर आप सोर्स से रिलेटेड निकाल रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पे था, वैलिड ओनली टू फाइंड रेस्पॉन्स ऑफ द लोड। लोड का रेस्पॉन्स अगर निकाल रहे हैं, लोड के अंदर आप करंट वोल्टेज कुछ भी निकाल रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सोर्स के अंदर निकाल रहे हैं, तो आपने देखा कि इस केस में IS और PS अलग आया, इस केस में IS डैश PS डैश अलग आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि इक्वल आना चाहिए था। तो हमने ये चीज़ देखी कि जो भी हमने ऊपर केसेस लगाए थे, हमने ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया था, करंट को नेग्लेक्ट किया था, इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में।